मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा। मैं किसी भी तरह खिड़की की तरफ नहीं देखूंगा। खिड़की के पास कुछ आवाज हुआ, अजीब सा। साइलेंट रूम प्रेजेंट किताबों की आवाज पे आपका स्वागत है। आज किताबों की आवाज पे आप सुनने वाले हैं विभूति भूषण जी का लिखा हुआ कहानी मेडल। विभूति भूषण बंदोपाध्याय, जन्म 12 सितंबर 1894, देहांत 1 नवंबर 1950। विभूति भूषण बंदोपाध्याय थे एक बंगाली लेखक। उन्होंने खास करके उपन्यास और लघु कथाएं लिखकर प्रसिद्धि प्राप्त की। शुरू हो रहा है किताबों की आवाज पे मेडल। ये कुछ साल पहले की घटना है, इसीलिए अब कभी कभी मुझे लगता है कि यह झूठ है। मेरी ही किसी तरह की शारीरिक बीमारी के कारण आंखों की भ्रम से ऐसा कुछ देखा होगा या वैसा ही कुछ, लेकिन मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं है। घटना को झूठ और अवास्तविक बताकर खारिज करने का कोई कारण नहीं है। मेरा तब का अनुभव ही सच है। अभी जो सोच रहा हूँ वही झूठ है। घटना को खुलकर कहना चाहिए। प्रसंगवश पहले ही बता दूं कि पिछले 10 सालों में मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। मेरा मन व मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ है और जिस समय का मैं बात कर रहा हूँ आज से 4 साल पहले, तब भी पूरी तरह स्वस्थ था। मेरे स्कूल मास्टर के जीवन में आश्चर्यजनक या अविश्वसनीय कभी भी कुछ भी नहीं देखा था। दूसरे स्कूल मास्टरों की तरह बहुत ही साधारण और एक ही तरह का जीवन व्यतीत कर रहा था बहुत साल से। उस साल बरसात के मौसम में गर्मियों की छुट्टी के कुछ दिन बाद एक दिन क्लास में पढ़ा रहा था। अचानक से देखा कि एक लड़का दूसरे लड़के के हाथ से छीनकर कुछ लेने की कोशिश कर रहा है। मैंने देखा, मैं उन दोनों को क्लास में लापरवाही के लिए डांटा तो एक दूसरे लड़के ने कहा, सर, कॉमिक का सुधीर का मेडल छीन रहा है। कौन सा मेडल? किसका मेडल? सुधीर नाम का लड़का खड़ा होकर बोला, ओ, मेरा मेडल है सर। दूसरा लड़के की तरफ देख के मैंने बोला, उसका मेडल तुम ले रहे थे कामिखे? कामिखे उर्फ कामाख्याचरण मौलिक नाम का लड़के ने बोला, नहीं नहीं डांटे सर, मैं तो बस देखना चाहता था, पर वो नहीं देगा। उसका मेडल अगर वो नहीं देगा तो तुम्हें छीन कर लेने की कोई अधिकार है क्या? बैठो, ऐसा दोबारा कभी मत करना। अपनी बात खत्म करने के बाद कक्षा के लड़कों के बीच भाईचारे और दोस्ती के महत्व पर एक लंबा चौड़ा भाषण देने के बाद मैंने सुधीर की ओर देखते हुए उत्सुकता से पूछा, कहाँ, कौन सा मेडल दिखाओ, कहाँ मिला तुम्हें ये मेडल? मैंने तो सोचा था कि आजकल कोलकाता के आसपास होने वाले इसी बैडमिंटन खेल या तैराकी की या दौड़ने की प्रतियोगिता में सुधीर को तीसरा या चौथा स्थान प्राप्त हुआ होगा। यहाँ से उसे कोई आम सी छोटी मोटी मेडल मिली होगी और ये स्वाभाविक है कि वो इस मेडल को कक्षा में लाना चाहेगा और 5 लोगों को गर्व से दिखाना चाहेगा। और तो और इसी बहाने से क्लास के सभी लोग मिलकर हेडमास्टर के पास जाके एक टाइम का छुट्टी भी मांग सकता है। इसीलिए मेडल जब मेरे हाथ में आया तब कोई मामूली सा मेडल ही समझकर मैंने हाथ में ले लिया। लेकिन मेडल की तरफ एक बार देखते ही मैं कुर्सी पर सीधा होकर बैठा। नहीं, ये तो आरोस पड़ोस की कोई बैडमिंटन खेल की मामूली मेडल नहीं है। मेडल बहुत पुराना, बड़ा और काफ़ी अच्छा से बना हुआ है। क्या चीज़ है दिखाओ? मेडल के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। आधी अंधेरी कक्षा में मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया और दूसरी तरफ घुमा के देखा, महारानी विक्टोरिया की कम उम्र की मूर्ति बनी हुई है। जेब में चश्मा नहीं है। याद आया कि लाइब्रेरी के डेस्क पर छोड़ के आ गया। इतने में ही मेरी कुर्सी के आसपास कई लड़के जमा हो चुका था मेडल को देखने के लिए। मैंने सभी को डांटते हुए कहा, ए जाओ, अपनी अपनी जगह पे बैठो, यहाँ भीड़ मत करो, जाओ बैठो। मैंने एक लड़के को कहा, क्या लिखा हुआ है मेडल के ऊपर, पढ़ो तो। चौथी कक्षा का लड़का बहुत ही धीरे धीरे और बहुत मुश्किल से पढ़ा, क्राइमिया सीबास्टोपोल, विक्टोरिया रेजिना। दूसरी तरफ सार्जेंट पार्किनिस सेकेंड, ड्रैगन गार्ड, 1854 साल। मैं पूरी तरह से चौंक गया। क्राइमिया के युद्ध के समय
सेवास्टोपोल के जंग के मैदान में वीरता के लिए ये मेडल दिया गया था इंग्लैंड के सैन्य कार्यालय द्वारा ड्रैगन गार्ड्स दल के सार्जेंट पार्किंस को। ये तो कोई मामूली चीज एकदम नहीं है। क्राइमिया, सेवास्टोपोल, चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड्स। लेकिन कलकत्ता के नीलमणि दास लेन के सुधीर शाह के पास ये मेडल कहाँ से आया? यहाँ आओ, ये मेडल कहाँ से मिला? वो मेरा है सर। तुम्हारा है तो समझा, लेकिन ये मिला कहाँ? मेरे दादाजी ने दिया था। तुम्हारे दादाजी को कहाँ से मिला तुम्हें पता है? हाँ सर, पता है। मेरे दादाजी के पिता के पास कोई रख के गया था। कैसे? वो सर, पहले हमारे शराब की दुकान थी। एक साहब ने शराब पी के पैसा नहीं दे पाया, तब ये मेडल को रख के गया था और कभी वापस नहीं आया सर। मेरे दादाजी ने मुझे बताया। हिसाब करके देखा 86 साल बीत चुका है उस साल से जब सार्जेंट पार्किंस, वो जो भी था, ये मेडल उन्हें मिला था। अगर ये मान के चले तब उस आदमी का उम्र 20 साल था, तो उस हिसाब से अभी उनका उम्र होना चाहिए 106 साल। अर्थात अब तक तो वो आदमी मर के भूत बन चुका होगा। उस दिन था शनिवार। जल्दी जल्दी स्कूल छुट्टी होगा और मैं कई दिन बाद गांव जाऊंगा, ये पहले से ही तय कर चुका था। गांव में मेरा एक दूर का चाचा इतिहास लेकर चर्चा करते हैं, बहुत पढ़ा लिखा है, गांव में ही रहते हैं। सोचा उन्हें अगर इस मेडल को दिखाया तो वो बहुत खुश होंगे। मैंने सुधीर से मेडल मांग लिया और कहा सोमवार को लौटा दूंगा। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं घर से सूटकेस लेकर सियालदह स्टेशन से 2:30 बजे की ट्रेन पकड़ा। गांव के स्टेशन पे जब उतरा तब तक 5:30 बज चुका था। 2 मील सड़क पैदल चलकर घर पहुंचते पहुंचते लगभग शाम हो चुका था। शाम से पहले ही शायद पहुंच सकता था, लेकिन मैं ज़्यादा जल्दी नहीं चला। भाद्र माह का अंत है, लेकिन बारिश ज़्यादा ना होने के कारण सड़क काफ़ी सूखा है। रास्ते में हरियाली से भरा पेड़ पौधे देखकर आंखों को काफ़ी सुकून मिल रहा था। बहुत दिन कलकत्ता में रहने के बाद, इसलिए ज़्यादा जल्दी ना चलकर धीरे धीरे चलकर आ रहा था। यहाँ पहले बता दूँ, मेरे घर पे कोई नहीं रहता है। जब मैं जाता था तो पड़ोस की एक बुआ खाना बना कर दे जाती थी। मेरा एक दोस्त बचपन की बहुत सालों से विदेश में रहता है। बुआ के मुंह से सुना आज 15 दिन हुआ वृंदावन घर लौटा है। सुनकर बहुत खुश हुआ। शाम के बाद उससे मिलूंगा तय करके चाय पीकर नदी के किनारे टहलने के लिए निकल गया। जाने से पहले सूटकेस खोलकर मेडल को जेब में ले लिया। वृंदावन को भी दिखाऊंगा। नदी के पास जाके देखा, बारिश के कारण नदी में बहुत पानी भर चुका था। नदी का पानी किनारे से बहकर दोनों तरफ के खेतों में आ चुका था। मैं बहुत देर तक बैठा रहा। धीरे धीरे शाम हुआ, बस थोड़ी सी रोशनी बची है। चमगादड़ की झुंड घर लौट रहा है, तब कोई कहीं नहीं है। एक जगह पे बारिश की वजह से नदी का किनारा टूटकर गिर गया था। बहुत ऊंची किनारा, नीचे बहुत तेज बहती हुई नदी। उस जगह के पास से जाते हुए एक बार कैसा टूटा है देखने का मन हुआ। किनारे पे खड़ा होकर नीचे बहती हुई नदी का पानी देख रहा हूँ। किनारा वहाँ पे बहुत ऊंचा और पानी बहुत नीचे है। अचानक मेरे मन में एक अजीब चाहत जाग उठी। किनारे से मैं कूद कर पानी में गिरूंगा। खड़े खड़े चाहत और भी बढ़ती गई। छलांग लगाऊं छलांग, लेकिन बरसात की तेज बहती हुई नदी लकड़ी फेंको तो 2 टुकड़े में बट जाती है। मुझे तैरना नहीं आता। किनारे के नीचे गहरा पानी। इस चाहत को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा हूँ मैं। यहाँ तक लगा कि थोड़ी देर और यहाँ रहा तो मुझे पानी में कूदना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे जीवन की सारी सुख चली जाएगी। जल्दी जल्दी नदी किनारे से एक प्रकार जोर लगा के चला आया, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं यहाँ थोड़ी देर और रहा तो मुझ में कहीं भी जाने की ताकत नहीं बचेगी। दोनों पैर धीरे धीरे लोहे की तरह भारी हो रहा था। इसके बाद उस खतरनाक नदी के किनारे से पैर हिलाने की भी क्षमता नहीं बचेगी मुझ में। नदी के किनारे से वृंदावन के घर आने के रास्ते में वो सब इच्छा एकदम खत्म हो गया। मैं अपने ही रवैया पे चौंक गया। कितना अजीब है,
ऐसा होने का कारण क्या है? ट्रेन में बैठ के बहुत ज़्यादा धूम्रपान किया था, याद आया। इस गर्मी में इतना सिगरेट पीना ठीक नहीं था। फिर घर आके 2-3 प्याला चाय पी ली, इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। वृंदावन के घर गया। वृंदावन को बहुत दिन बाद देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। दोनों ने देर रात तक बैठ के खूब बातें की, बहुत सालों से जमा हुआ बरसों की सुख दुख की बातें। बहुत गर्मी है आज, कहीं भी ज़्यादा हवा नहीं है। भाद्र माह में भीषण गर्मी पड़ती है। वृंदावन ने कहा, चल भाई, छत पर बैठ के बात करते हैं। कमरे में बहुत गर्मी है, छत पर थोड़ी हवा तो होगी। और हाँ, तू रात को यहाँ पे खाना खाकर जाना। हम दोनों छत पर गए। घर 2 मंजिल का है। छत पर एक ही कमरा है। मुझे पता था कि उस कमरे में वृंदावन के चाचा रहते हैं। दूसरे मंजिल के छत पर जाकर देखा, घर के पीछे की तरफ बांस की मचान बंधा हुआ है। मैंने वृंदावन से कहा, घर में काम चल रहा है क्या वृंदावन? वृंदावन ने कहा, हाँ भाई, ऊपरी दीवार कमज़ोर हो गई है, उसी की काम चल रही है। वृंदावन दूसरे मंजिल के कमरे में घुसा, लेकिन मेरे मन में एक बेचैनी था। थोड़ी देर कमरे में बात करने के बाद मैं थोड़ा पानी पीना चाहा। वृंदावन पानी लाने नीचे चला गया। मैं छत पर टहलने लगा। छत पर कोई नहीं है, अंधेरा छत है। जिस तरफ राजमिस्त्री मचान बांधकर काम कर रहे थे, टहलते हुए वहां जाकर खड़ा होकर देख रहा था। अचानक मेरे मन में आया, मैं छत से कूदकर गिर क्यों नहीं जाता? कितना अच्छा होगा, कूद जाऊं। लगभग अदम में इच्छा हुआ कूद जाने की। कूदना ही अच्छा है, कूदना ही होगा, कूद जाऊं। तभी वृंदावन छत पर आकर बोला, सुरेन, कमरे में आ जा, माँ चाय भेज रही है। और तू वहाँ पे क्यों खड़ा है? लगभग आधे घंटे और बात करने के बाद नीचे से चाय और नाश्ता आया। फिर हम दोनों दोस्त मिलके बहुत देर तक बातें किया। फिर वृंदावन खाना कहाँ तक बना है ये देखने के लिए नीचे चला गया। कमरे में बहुत गर्मी है। मैं फिर बाहर छत पे खुली हवा में टहलने लगा। राजमिस्त्रियों के मचान के पास खड़ा होकर मुझे लगा, अब तो कूदना ही पड़ेगा। कोई नहीं है छत पर, कोई रोकने नहीं आएगा। तभी अचानक से मेरे मन की गहराइयों में कोई बोला, कूदना मत बेवकूफ, कूदना मत, और गिरकर हड्डी पसली एक हो जाएगा। मेरे सर के अंदर कैसा झंझनाहट हो रही है। ना जाने कितनी देर बाद और कैसे क्या हुआ वो भी नहीं पता। अचानक वृंदावन के चीखों से थोड़ा होश में आया। क्या मुसीबत है? मैंने शायद तुझे कूदकर गिरते हुए देखा। वृंदावन मेरे हाथ पकड़कर मुझे उठा रहा है। शुक्र है कि मंचा में तेरा पैर अटक गया था, इसीलिए बच गया तू। क्या 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 हुआ था तुझे? मेरा सर घूम रहा था, शरीर कांप रहा था। मैंने वृंदावन से कहा, मैं तो भाई कुछ नहीं जानता। वृंदावन कमरे में ले जाकर मुझे लेटा दिया। सभी ने कहा, ट्रेन में सफ़र के कारण मेरा तबीयत बिगड़ गया, जिस वजह से सर चकराकर मैं गिर गया। मैं जानता हूँ सर घूमकर मैं नहीं गिरा था, मैं जानबूझकर ही कूदा था। लेकिन जिस समय मैं कूदा था उस समय क्या हुआ था, बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं कुछ याद नहीं कर पाया। बिस्तर में लेटकर थोड़ा सा ठीक लग रहा था। पलटते ही कोई सख्त चीज़ छाती पर लगा। जेब में हाथ डालकर देखा, सुधीर का वो मेडल है। आश्चर्य, इसके बारे में तो पूरी तरह भूल गया था। वृंदावन को उसे दिखाया। उसके घर के हर किसी ने मेडल को हाथ में लेकर देखा। रात को मैं अपने घर आकर लेट गया। मेरे घर पे अभी कोई नहीं है। अभी मैं एक कमरे में अकेला ही रहता हूँ। मैंने एक बात नोटिस किया, जब से वृंदावन के घर से बाहर कदम रखा तभी से मुझे एक तरह की डर लग रहा था। मुझे घर में घुसते ही डर और बढ़ गया। मैं पहले भी कमरे में अकेला सोया हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा डर नहीं लगा। नहीं, तबीयत
तबीयत सच में खराब है, जिस वजह से ऐसा होना स्वाभाविक है। कमरे की रोशनी बुझाकर लेट गया। मेरे सिर के पास एक बड़ा खिड़की है। उस खिड़की से घर के पीछे का जंगल और बगीचा दिखता है। बड़ा चांद निकला है, एकादशी की चांद। मैंने हवा के लिए खिड़की खुला छोड़ दिया है। मैं नहीं जानता कि मैं कितना देर तक सोया। आधा एक घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। अचानक नींद खुल गई। ऐसा लग रहा था मेरे सिर की तरफ खिड़की में कोई खड़ा है। मानो सर उठाकर उस तरफ देखते ही उसे मैं देख पाऊंगा। ये बात मन में आते ही मुझे बहुत डर लगा, लेकिन किस बात का डर है वो भी पता नहीं। ऐसा डर कि किसी भी तरह सिर की तरफ खिड़की पे देख ही नहीं पाया। हालांकि मैं उधर देख नहीं सकता, लेकिन मुझे पूरा महसूस हुआ कि खिड़की के सलाखों पे दोनों हाथ रखे कोई खड़ा है और वो जलते हुए आंखों से मुझे देख रहा है। मैं उस तरफ देखने पर ही उसे देख पाऊंगा। मैं आंखें बंद करके लेटा रहा। किसी भी तरह आंख नहीं खोलूंगा। सोने की कोशिश किया, लेकिन कमरे में कोई चूहा मरा है क्या? सड़ा हुआ बदबू किसका है? मानो आयोडीन वगैरह के साथ सड़ा हुआ घाव के बदबू मिला हुआ। इतना दिनों तक घर पे ना रहने से जिस पर घर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी है, समझ आया वो किसी बात का ध्यान नहीं रखता है। कोई मेरे मन के अंदर कह रहा है, आंखें खोल कर देखो अपने सिर की तरफ खिड़की में। आंखें खोल कर एक बार देखो ना। कमरे की चारों ओर किसी प्रकार का प्रभाव है, जैसे कुछ अशुभ, हिंसात्मक, अशांत प्रकार का, जिसे बोलकर समझाया नहीं जा सकता। मुझे लग रहा था मैं भयानक खतरे में हूँ, जो मुझे मौत की दहलीज पर पहुँचा सकता है। और तो और वो दहलीज को पार करके अंधेरी नरक की ठंडी खामोशी में डुबो सकता है। मैं नहीं देखूंगा। मैं किसी भी तरह खिड़की की तरफ नहीं देखूंगा। खिड़की के पास कुछ आवाज हुआ, अजीब सा आवाज, जैसे कोई खिड़की पे ठोककर मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार। डर के मारे मेरे छाती के अंदर ढीप ढीप करने लगा। चीख कर किसी को बुलाओ क्या? एक बार देखो क्या खिड़की की तरफ क्या चीज है? अचानक से मुझे याद आया, बाहर दीवार के ऊपर लकड़ी के खोल में एक मोटा बड़ा नेवला घोंसला बनाकर रह रहा है। आज दोपहर को भी एक बार उसे देखा था। वही नेवला शायद खिड़की के ऊपर लकड़ी में कीड़ा मकोड़ा पकड़ के खा रहा होगा। ये उसी का आवाज़ है। ये बात मन में आते ही मेरे मन के अंदर साहस लौट आया। उफ, मानो पसीने के साथ बुखार उतर गया हो। शरीर बीमार रहने से कितनी छोटी सी वजह से भी लोग डर जाते हैं। करवट लेकर एक बार सोने की कोशिश किया और राहत की सांस लिया। लेकिन मेरा ये साहस ज़्यादा देर तक स्थिर नहीं रहा। मेरे मन से ये विचार नहीं गया कि आज रात मैं अकेला नहीं हूँ, और भी कोई यहाँ पर ही है। बिना नींद भरी आँखों से वो मेरे ऊपर पहरा रखा हुआ है। वो आज मुझे चैन से आराम नहीं करने देगा। बार बार नींद आती है, फिर बार बार नींद छूट जाती है। अचानक से नींद टूट जाती है। आंखें खोलने की या बिस्तर में उठकर बैठने की हिम्मत नहीं होता, और कभी कभी खिड़की के चौखट पर वो आवाज़ सुन रहा हूँ। बहुत धीमी आवाज़ है, मानो वो आवाज़ मुझे कह रहा हो, देखो पीछे खिड़की की ओर देखो। पसीने में बिस्तर पूरा भीग गया है। बहुत गर्मी है, इसीलिए शायद इसी हालत में सुबह हुआ।
लोगों की आवाज़ सुनकर रात की डर मानो गायब सा हो गया। निश्चिंत होकर सुबह 9 बजे तक सोया, फिर उठ के चाय पीकर पड़ोस में टहलने के लिए चला गया। घूमते समय एक घटना घटी, तब मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में सारी चीज़ों को सोचकर देखा तब ये घटना बड़ा आश्चर्य लगा था। उस इलाके के रास्ते में मेरा मुलाकात उस चाचा से हुआ। उन्हें ही दिखाने के लिए कल रात को मिडिल में साथ लेकर निकला था, लेकिन वृंदावन के घर पे रुकने की वजह से उनसे मिल नहीं पाया। मुझे देखकर उन्होंने कहा, अरे सुरेन, कैसे हो? देखा कल रात तुम आए, काफ़ी रात हो गई थी, इसीलिए नहीं बुलाया। लग रहा था वृंदावन के घर से लौट रहे थे। मैं उस वक्त छत पर टहल रहा था। बाप रे, कल रात जो गर्मी थी पूछो मत। देखा तुम्हारे साथ कोई है, इसीलिए भी नहीं बुलाया। वो आदमी कौन है? बहुत लंबा, किसी पंजाबी या सिपाही जैसा। तुम्हारा दोस्त है क्या? बंगाली में ऐसे शरीर, बहुत अच्छा बात है। मैं आश्चर्य हो के चाचा के चेहरे की ओर देखकर बोला, मेरे साथ लंबा आदमी कल रात को? क्या बात कर रहे हो चाचा? चाचा जी मुझसे भी ज्यादा हैरान होकर बोले, तुम कह रहे हो तुम्हारे साथ कोई नहीं था, अकेले जा रहे थे? मेरा आंखें इतनी भी खराब नहीं है बेटा। वही है चाचा, आपकी उम्र हो गई है, इसी वजह से आंखों में कुछ धुंधलापन देखा होगा आपने। मेरे साथ कोई नहीं था। और वैसे भी आपके घर के सामने की पेड़ की छाया में इसी तरह की वहम हुआ होगा आपको। आंखों की ऐसी गलती होती है कभी कभी। चाचा जी लगता है बहुत चौंक गए और कहा, क्या अजीब बात है, नजर में इतनी गलती। पेड़ की इस तरह जब तुमने टॉर्च चलाया तब देखा तुम और तुम्हारे पीछे एक लंबा आदमी। फिर जब तुम टॉर्च बंद करके पेड़ के नीचे गए तब चांद की रोशनी में मैंने पूरा देखा। वो आदमी तुम्हारे पीछे पीछे जा रहा है, तुमसे भी लगभग 1 हाथ लंबा, ठीक तुम्हारे पीछे, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं देख पाया। चाचा जी को मैं दोबारा समझा कर बोला, मेरे साथ कल कोई नहीं था, मैं अकेला ही था। अर्थात उनके आंखों की गोलमाल के अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता है। पूरा दिन वृंदावन के साथ बातचीत करते घूमते हुए बीता। कल रात का डर दिन के उजाला में सोचकर मुझे इतनी हंसी आ रहा था, वृंदावन को मैंने इसके बारे में जिक्र तक नहीं किया। रात के ट्रेन में कोलकाता वापस जाना है। वृंदावन के घर से चाय पीकर घर आकर सूटकेस लेकर स्टेशन की ओर चल दिया। तब तक शाम की अंधेरा काफ़ी हो चुका था। बावड़ी इलाके की बड़ी बगीचा के अंदर से निकल रहा था। बगीचा को पार करने में लगभग 5-6 मिनट लग जाता है। बहुत बड़ा बगीचा है। लगभग बगीचे के बीच में आके कुछ सोचकर अचानक पीछे मुड़ा और पीछे देखते ही मेरे पूरे शरीर में मानो बिजली सी दौड़ गई। अचानक डर से मेरा पूरा शरीर बर्फ सा जम गया। कौन है वो वहाँ पे खड़ा? सड़क के किनारे घास के अंदर आधी अंधेरी में एक अजीब सा मूर्ति, बहुत लंबा, उसके सर पर घोड़े सवारियों का जैसा एक लंबा टोपी, पतली जंजीर से जबड़े के साथ बंधी हुई। तस्वीरों में सिपाहियों के सर पर देखा जाने वाला टोपी की तरह इस मूर्ति में मानो कोई जान नहीं है। उसी हालत में मेरे ओर देख रहा है। मेरे से 10 गज या उससे भी कम दूरी पर खड़ा है। हताश होकर मैं पास चला गया। मुझे इस भयानक जिज्ञासा को खत्म करना ही पड़ेगा। मानो मूर्ति हिलता भी नहीं है, डुलता भी नहीं है, स्थिर है, बिल्कुल पत्थर की मूर्तियों के जैसा। लेकिन लगभग साफ देख रहा हूँ वो मूर्ति मेरे से 7-8 गज दूरी पर है और सर पर लंबा टोपी और लोहे की चेन बांधा हुआ है। एकदम साफ दिखा मुझे। मेरा पैर कांपने लगा, पूरा शरीर जैसे सूना पड़ गया है। अचानक सर बहुत हल्का हो गया लगता है और आधा मिनट ऐसे रहता तो मैं बेहोश होकर गिर जाता। क्योंकि मैं उस विशाल मूर्ति की ओर मुँह करके एकदम सामने खड़ा हूँ। मेरा पैर बहुत भारी हो गया है। मूर्ति के सामने से हिलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तभी बावड़ी बगीचा के रास्ते में 4-5 लोग लालटेन लेकर बगीचे में दाखिल हुआ।
2-3 लोगों की आवाज़ सुनकर मेरी हिम्मत फिर वापस आया। मैंने चीख कर उन्हें बुलाया। सभी भागकर मेरे पास आया। मुझे वहाँ पे बागीचा के अंदर अकेला खड़ा देखकर बहुत हैरान होकर वो लोग बोले। यहाँ पे क्या है सब, क्या हुआ? फिर लालटेन उठाकर वो लोग मेरा मुंह देखकर कहा, अच्छा आप है, आपको क्या हुआ? चेहरा एकदम सफ़ेद और पीला पड़ गया है। आपने कुछ देखा क्या? यहाँ शाम के बाद कई लोग डर जाते हैं। जब उन्होंने लालटेन ऊंचा करके पकड़ा तब उस रोशनी में मैंने देखा सामने की मूर्ति अभी भी वैसे ही खड़ा है। एक आदमी ने कहा, कहाँ देख रहे हैं आप यहाँ खड़ा होकर? साहब, इस बेर की पेड़ को। और एक आदमी ने कहा, पेड़ की शाखाएं काट कर ऊपर झाड़ की तरह रख दिया है। अंधेरा में देखकर कोई इंसान लगता है। आ जाइए साहब, छोड़ देता हूँ। मैंने भी देखा, पेड़ ही है। ऊपर की पत्तियाँ ऐसे कटा हुआ है कि हाउस गार्ड की टोपी जैसा लग रहा है। लोगों की आंखों में क्या ही गलती होती है। और तो और कल मैं चाचा जी को चश्मा लेने के लिए बोल रहा था। सोचकर शर्मिंदा हो गया मन के अंदर। मेरा ही जब ऐसा हाल है तब तो उनका उम्र हो गया है, उनको तो आंखों की गलती हो ही सकता है। वो लोगों ने लालटेन लेकर मुझे स्टेशन तक छोड़ दिया। अगले ही दिन स्कूल में सुधीर का मेडल वापस कर दिया। सुधीर ने कहा, सर, दादाजी ने एक बार आपको बुलाया है। छुट्टी के बाद मेरे साथ हमारे घर पर चलिए सर, आपको लेकर जाने बोला है दादाजी ने। फिर मैं छुट्टी के बाद सुधीर के साथ सुधीर के घर गया। सुधीर के दादाजी ने कहा, बैठिए साहब। चलिए, शुक्र है आप बिल्कुल सही सलामत है। मुझे तो डर लग रहा था जब सुना कि आप सुधीर से मेडल लेकर गांव चले गए। आपके गांव का पता नहीं था, नहीं तो एक चिट्ठी भेज देता। वो मेरे पिताजी को एक सिपाही देकर गया था, तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था साहब। गिरवी रखा था, चुरा नहीं पाया। बहुत नशेड़ी था वो आदमी साहब। वो मेडल में एक खतरा है साहब। हमारे खानदान के अलावा कोई दूसरा अगर वो मेडल लेता है तो उसका सर्वनाश होता है साहब। मेरे एक भाभी के भाई बहुत मना करने के बाद भी नहीं माना। मेडल को घर लेकर चला गया लोगों को दिखाने। उस दिन शाम को छत से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई और उसके जेब से मेडल मिला। मैंने पुतले की तरह कहा, छत से जेब में मेडल मिला? हाँ मालिक, मेरे भाभी के भाई के बारे में झूठ नहीं बोलूँगा। आज से 7-8 साल पहले की बात है। उस मेडल को 2 लोग और ले गए थे और तुरंत ही वापस कर गए। बोले कि रात को डर लगता है, तबीयत खराब रहता है, कोई उनके पीछे पीछे उन्हें फॉलो करता है, रात को बहुत डर लगता है, ये बोल कर गए। वो मेडल बाहर के लोगों को सहन नहीं होता है साहब, जान भी खतरे में पड़ जाता है। इसीलिए सोचा कि एक चिट्ठी लिख देता हूँ। एक बात बोलना ज़रूरी है। कुछ महीने बाद मैं फिर गाँव गया था। बावड़ी बागीचा में जहाँ मुझे डर लगा था, मैं उस जगह जाके देखा। वहाँ पे कहीं पर भी मुझे वो पेड़ नहीं दिखा। जिस आम के पेड़ के पास मैंने वो पेड़ देखा था, दिन के रोशनी में मैंने वहाँ जाके देखा तो पेड़ तो क्या, वहाँ किसी पेड़ का कोई तना भी नहीं था। सुन रहे थे विभूति भूषण जी का लिखा हुआ कहानी मेडल। वृंदावन के किरदार में रुद्र, दादाजी के किरदार में अनंत। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले शनिवार को शाम के 8 बजे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।